हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 के प्रश्न 9 से आगे। प्रश्न 9, 10 और 11 तीनों एक ही तरह के प्रश्न हैं। अगर आप एक प्रश्न को समझ गए तो अन्य दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न 9 और उसके आधार पे आपको बनाना है प्रश्न 10 और 11 को। प्रश्न 9 में क्या दिया है? किसी काम को 45 मजदूर 45 है, प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को, यहां ध्यान दो, उस काम को बोल रहा है, मतलब काम वही है, उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 45 दिन में पूर्ण कर लेंगे। क्या किया दिया है पहले तो वो समझो। किसी काम को, यानी कि एक काम है, उसको 45 मजदूर, हमको दिया है मजदूरों की संख्या या मजदूर दिया है 45, प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? तो प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं उस काम को। ये अगर दिन कहें, दिनों की संख्या, तो 24 दिन में ये पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से लिख लें, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसी काम को, काम वही है, उसी काम को कितने मजदूर बोल रहा है, तो माना कि x मजदूर, हमको निकालना है कितने मजदूर, तो x मजदूर। माना कि x मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तो 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो ये हमको मजदूरों की संख्या निकालना है। तो पहली बात तो आपको लिखना है कि माना कि मजदूरों की संख्या x है। माना कि मजदूरों की संख्या x है, जो हमको निकालना है उन मजदूरों की संख्या। अब ये मजदूरों की संख्या क्या किया दिया है, चार्ट बना लेते हैं। हमको दिया है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितना कितना दिया है? मजदूरों की संख्या हमको दिया है 45 और हमको निकालना है मजदूरों की संख्या x। इस प्रकार से लिख लिया, 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं और उस काम को पूरा कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि उस काम को पूरा करने में लगा समय। यहां पर हम लिख सकते हैं काम को पूरा करने में लगा समय, घंटे में अगर हम इसको कहें कितने घंटे लगेंगे, तो एक दिन में 6 घंटा मतलब 24 दिन में कुल कितने घंटे हो जाएंगे? ये हो जाएगा 6 गुणित 24, गुणा कर लो, 6 चौक 24, 6 दूने 12 और 2 14, 144 घंटे। मतलब इसी प्रश्न को हम कैसे कह सकते हैं, 45 मजदूर किसी काम को 144 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो कितने मजदूर, अब यहां पर दिया है x मजदूर माने हैं, x मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, कितने दिन? 15 दिन। तो कुल घंटा कितना हो जाएगा? 8 गुणित 15, तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120। ये बन गया चार्ट। अब इसके बाद आपको समझना है कि ये जो मजदूरों की संख्या और समय दिया है, ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि उसके आधार पर यहां पर हम लागू करेंगे नियम। तो मजदूरों की संख्या बढ़ते जाएगी तो उनको काम पूरा करने में लगा समय क्या होगा? कम होते जाएगा। मान लो 40 मजदूर हैं, कुछ दिन पूरा करते हैं, मजदूर को 100 कर दिए तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़ते जा रहा है तो समय क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्योंकि मजदूरों की संख्या एवं काम को पूरा करने में लगा समय
ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो कैसे हल करते हैं? दोनों चरों का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 45 गुणित 144, 45 गुणित 144 बराबर x गुणित 120, यानी कि x बराबर 45 गुणित 144 बटे 120। इसको सरल कर लो, 12 एकम 12, 12 शून्यम शून्य और 12 12 में 144, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 निया 45, तो 9 छक्का 54। इसको हल किए तो x बराबर आ गया 54 मजदूर। ये हो गया आंसर। तो एक तरीका तो ये है कि अगर व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो चरों का जो गुणनफल है वो बराबर रहता है, और जब अनुक्रमानुपाती में होता है तो चरों का जो अनुपात है वो बराबर रहता है। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं। और अगर इसको अनुपात की सहायता से हल करना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मजदूरों की संख्या 45 और x है, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, मजदूर अनुपात मजदूर समानुपात समय अनुपात समय, समय अनुपात समय। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लिखना कैसे है। मजदूर अनुपात मजदूर है तो 45 अनुपात x हो गया, ये हो गया 45 अनुपात x समानुपात। ये 144 और 120 है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो ये हो जाएगा 120 अनुपात 144। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 45 बटे x बराबर 120 बटे 144। अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा x इंटू 120 बराबर 144 गुणित 45। तो x बराबर हो जाएगा 144 गुणित 45 बटे 120। यहां भी वही आया था, इसको भी आप सरल करोगे तो x बराबर हो जाएगा 54। अब आपको जो सरल लगता है, वैसे समझने में कहोगे तो ये आसान है। अगर अनुक्रमानुपाती रहेगा तो चरों को अनुपात के रूप में ले लेना है, बराबर होगा। और अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो चरों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो तरीका समझ में आता है उस तरीके से हल करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 में दिया है, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा और ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। मतलब पहले चाल था 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तब कितना समय लगा? 4 घंटा समय लगा। अब ट्रैफिक और बाधा बढ़ जाने के कारण उसकी चाल कम हो गई। कितना कम हो गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले 75 था, उसमें से 15 माइनस कर देंगे। तो उस चाल से अगर चलेगी तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? माना कि अभिष्ट समय x घंटा है। माना कि अभिष्ट समय मतलब कार को रायपुर पहुंचने में लगा समय x घंटा है। क्या किया दिया है पहले वो समझ लो। एक तो हमको दिया है चाल हो गया, और समय, चाल और समय। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये चाल
75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किस में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तब समय कितना लगता है, 4 घंटा। समय किस में है, घंटे में है। घंटे में है। कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। आगे प्रश्न क्या करे उसको समझो। मार्ग में बाधा और ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें कितना कम हो रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये हो जाएगा 75 माइनस 15, यानी कि ये आ गया 60। अब अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो उस समय को हम माने हैं x। इस प्रकार से हम चार्ट बना लिए। ये हो गया। अब चाल और समय जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल एवं समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि चाल और समय किसमें है, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। और जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है तो क्या करते हैं, ये जो चरों का गुणनफल है वो बराबर होता है। इसलिए 75 गुणित 4 करोगे, 75 गुणित 4 बराबर ये हो जाएगा 60 गुणित x। यानी कि x बराबर हम कहें तो ये हो जाएगा 75 इंटू 4 अपान 60। 4 एकम 4, 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 15 पछे 75। यानी कि x इक्वल आ गया 5 घंटा। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कार चलती है तो सरायपाली से रायपुर पहुंचने में कितना समय लेगी, 5 घंटा समय लेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 में दिया है, यदि 10 बल्ब को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 60 रुपये का विद्युत व्यय आता है। 10 बल्ब है, 60 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटा जलाते हैं तो बिजली बिल आता है 80 रुपये। तो कितने बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। क्या किया दिया है, बल्ब की संख्या दिया है। बल्बों की संख्या है 10। और ये 10 बल्ब को कितने दिन तक जलाते हैं, 60 दिन तक। और कितने घंटे, तो प्रतिदिन 4 घंटे जलाते हैं। तो विद्युत व्यय कितना आता है, बिजली बिल, विद्युत व्यय आता है 80 रुपये। तो प्रश्न में पूछा क्या है, कितने बल्ब, मान लेते हैं x बल्ब, कितने दिन जलाना है, 16 दिन, 3 घंटे प्रतिदिन, व्यय आना चाहिए 40 रुपया। ये हो गया। अभी आप देख रहे हो आपके पास 4 जो है चर राशि दिख रहा है। अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये विद्युत का बल्ब, दिन, घंटा और विद्युत व्यय। लेकिन ये जो बल्ब की संख्या है, दिन है और घंटा है, इसको हम एक साथ ले सकते हैं। मतलब बिजली खपत कितना हो रहा है, अगर इन तीनों को हम कहें तो बिजली खपत, और उस बिजली खपत के आधार पे आएगा आपका बिजली बिल। इन तीनों को अगर हम बना लें, इस प्रकार से लिख लो, विद्युत खपत कितना हो रहा है। तो 10 बल्ब हैं, 60 दिन और प्रतिदिन कितना जलता है, 4 घंटा। तो विद्युत खपत हो जाएगा 10 इंटू 60 इंटू 4। अगर विद्युत खपत इतना हो रहा है तो व्यय कितना हो रहा है, विद्युत व्यय, ये विद्युत व्यय हो रहा है 80 रुपये। तो खपत कितना होना चाहिए, देखो
x इंटू 16 इंटू 3, x इंटू 16 इंटू 3, तो बिजली बिल आएगा 40 रुपया। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। जितना आप बिजली जितना ज्यादा खपत करोगे बिजली बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब बिजली का उपयोग ज्यादा करेंगे तो बिजली बिल ज्यादा आएगा, बिजली का उपयोग कम करेंगे तो बिजली बिल कम आएगा। मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहा है, एक साथ घट रहा है। तो ये जो है क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। यह अनुक्रमानुपाती विचरण है, अनुक्रमानुपाती विचरण। और अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, चरों का अनुपात बराबर रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं 10 इंटू 60 इंटू 4 अनुपात 80, ये बराबर होता है x इंटू 16 इंटू 3 अनुपात 40। चाहो तो इनका गुणा भी कर सकते हो, लेकिन गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे हल करने में सुविधा होगा अगर गुणा नहीं करेंगे तो ये हो गया 10 गुणित 60 गुणित 4/80 बराबर x गुणित 16 गुणित 3/40। तो x बराबर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबको इधर पक्षांतर कर दो। 10 गुणित 60 गुणित 4/80 गुणित ये उल्टा हो जाएगा 40/16 गुणित 3। ये जीरो कटा दो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 एकम 2 दूने 4, 2 एकम 2 अट्ठे 16। और भी कटेगा, 3 एकम 3 दूने 6, 3 शून्यम 0, और 4 दूने 8, तो 4 पंछे 20, 2 एकम 2 पंछे 10, यानी कि x बराबर आ गया 5 पछे 25 बल्ब। ये हो गया प्रश्न 13। प्रश्न 14 भी प्रश्न 9 के भांति ही सॉल्व होगा, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। हम देखेंगे प्रश्न 15। प्रश्न 15 में दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। 3 कंडीशन दिया है, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। और ऐसे प्रश्न हम और पढ़ चुके हैं। ए और बी 24 दिन में उस काम को करते हैं, तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा। ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम हो जाएगा 1/24। मान लो इसको हम संकेत के रूप में इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ए और बी के द्वारा किया गया काम मतलब ए प्लस बी, ए है 1/24, एक दिन में किया गया काम। इसी प्रकार से दिया है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो बी और सी के लिए इसी प्रकार से अगर हम हल करेंगे, इसी प्रकार, तो बी और सी के लिए कहेंगे तो ये बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, मतलब एक दिन में किया गया काम हो जाएगा 1/18। ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और सी के लिए हम कहेंगे कितने दिन हैं, 12 दिन, यानी कि एक दिन में काम हो जाएगा 1/12। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा, समीकरण तीसरा, तीनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ए 2a, बी और बी को जोड़ोगे तो 2b, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, सब डबल है। इसका लघुत्तम निकाल लो, 24, 18 और 12 का लघुत्तम, इसका लघुत्तम हो जाएगा 72। तो 24 तिया 72, यानी कि ये आ गया 3। 18 चौक 72, तो ये आ गया 4। 12 छक्का 72, तो ये आ गया 6। यानी कि ये हो गया 6 4 10 और 3 13, 13/72। 2 को इधर ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/72 गुणित 2 होगा, तो ये हो जाएगा 144। इसका मतलब क्या है? ए बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और हमको निकालना क्या है? अकेले ए के द्वारा कितने दिन में काम को कर पाएगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अकेले ए के द्वारा किया गया काम, मतलब यहां से हमको ए निकालना है। तो बी और सी को घटा दो। ये देखो समीकरण 2 में बी और सी दिया है, मतलब अगर इसको हम समीकरण चौथा मान लें तो समीकरण चौथा में अगर दूसरा घटा देंगे तो बी और सी घट जाएगा, बचेगा ए। तो समीकरण 4 में 2 को घटाने पर, समीकरण 4 में 2 को घटाने पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और ये है 13/144 माइनस ये हो जाएगा 1/18। इसको हल करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, सामने माइनस है तो माइनस बी माइनस सी, मतलब b और c कैंसिल हो गया। 144 और 18 का लघुत्तम कितना होगा? ये लघुत्तम हो जाएगा 144, मतलब यहाँ आ गया 13, और 144 को 18 से भाग देंगे, 18 अट्ठे 144, मतलब यहाँ आ गया 8। तो 13 में से 8 घटाए तो 5/144। ये क्या है? ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, ये काम आ गया 5/144। तो उस काम को करने में लगा समय, अतः अकेले ए के द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय, उस काम को पूरा करने में लगा समय, मतलब कितना दिन? तो ये हो जाएगा 144/5। 144/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 दूने 10, 5 अट्ठे 40, बच गया 4, तो 28 सही 4/5 दिन, मतलब अकेले ए जो है 28 सही 4/5 दिन में उस काम को कर सकता है।